हे गाइस, मैं हूं आपके साथ सचिन मेवाड़ और हम पढ़ने वाले हैं आज मेडिएवल हिस्ट्री यानी कि मध्यकालीन भारत का इतिहास। हमारा जो लेक्चर चल रहा था वो चल रहा था मुगल वंश, और मुगल वंश में हम बाबर के बारे में चर्चा कर रहे थे। बाबर के बारे में हमने सबसे पहले उसके बचपन को पढ़ा था कि बचपन में वो कैसे अफ़गानिस्तान में संघर्ष करता है, फरगना का शासक होता है, 12 वर्ष की उम्र में शासक बन जाता है और उसे उसके परिजनों के द्वारा कैसे भगा दिया जाता है उन क्षेत्रों से। उसके बाद उसे भारत का रास्ता पता चलता है और वो धीरे धीरे करके भारतीय क्षेत्रों पर आक्रमण करने लगता है और यूसुफजई जाति जो होती है उस पर आक्रमण किया जाता है। ठीक है, तो हमने इस प्रकार पिछली वीडियो में इन सारी चीज़ों को लेकर बातें की थी। आज हम शुरू करेंगे एक महत्वपूर्ण युद्ध, और वो महत्वपूर्ण युद्ध होगा पानीपत का युद्ध। ठीक है, काफ़ी फेमस है और कई बार पानीपत का ही पूरा उल्लेख पूछ लिया जाता है, इसलिए पूरे रचनात्मक तरीके से इस टॉपिक को पढ़ेंगे और इसका अध्ययन करेंगे। ठीक है, आगे देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है पानीपत का युद्ध, और पानीपत के युद्ध में हम समझेंगे पूरी प्रक्रिया को। ठीक, देखिए पानीपत यहाँ लिखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध। ठीक है, पानीपत का प्रथम युद्ध। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था, इसकी तिथि जितनी ही महत्व रखती है, क्योंकि मौखिक क्वेश्चन के रूप में किसी से कोई भी पूछ सकता है कि ये युद्ध कब हुआ था, कहाँ हुआ था और किस किस के मध्य में हुआ था। ठीक है, तो आप लोगों ने इसके बारे में थोड़ा बहुत जरूर पढ़ रखा होगा पानीपत के प्रथम युद्ध के बारे में। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है, तो ये तिथि होती है 21 अप्रैल। कौन सी तिथि होती है? 21 अप्रैल होती है, और साल कौन सी होती है? 1526 होती है। ठीक है, कितना होता है? 21 अप्रैल 1526 को क्या होता है, ये युद्ध होता है। किन किन के मध्य में होता है? तो एक होते हैं बाबर। कौन होते हैं? बाबर। और बरस यानी कि दूसरी तरफ कौन था? इब्राहिम लोदी। दूसरी ओर होता है इब्राहिम लोदी, जो कि बाबर के आने से पहले दिल्ली का शासक था। ठीक है, तो दोनों ही बहुत ही शानदार शासक थे, इधर इब्राहिम लोदी भी, इधर बाबर भी। ठीक है, तो 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में पानीपत की पहली लड़ाई लड़ी जाती है। और आप लोगों को ये जानकारी होगी कि ये जो पानीपत होता है पड़ता है, कहाँ पड़ता है? पानीपत हरियाणा में पड़ता है। ठीक है, कहाँ पे पड़ता है? हरियाणा में। तो ये जो मैंने चीज़ें आपको बताई हैं 4-5, आपने निश्चित ही छोटी क्लासें होती हैं 10वीं 12वीं, उनमें उल्लेख होता है इनका, तो उनमें इनका अध्ययन कर रखा होगा। लेकिन यहाँ पर जो मैं तुमको बताने वाला हूँ, यहाँ पर जिस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और अक्सर पूछ ली जाती है कि इस युद्ध में किस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया गया था। युद्ध पद्धति बोलते हैं लड़ने का तरीका, कि युद्ध कैसे लड़ा जाता है। ठीक है, जैसे शिवाजी जो थे वो कैसा युद्ध लड़ते थे? छापामार युद्ध लड़ते थे। ठीक है, तो प्रत्येक आदमी की लड़ने की जो कला होती है वो अलग होती है। कोई की कैसे लड़ाई करता है, कोई कैसे लड़ाई करता है, तो ये जो लड़ने का तरीका होता है इसे बोलते हैं पद्धति। ठीक है, तो इसमें किस युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है? तो तुलुगमा। कौन सी युद्ध पद्धति? तुलुगमा युद्ध पद्धति। तुलुगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल इस युद्ध में किया जाता है, जो कि उस समय भारत में सबसे नई युद्ध पद्धतियों में क्या थी? शामिल थी। तो मैं तुम्हें इसको बोर्ड पर समझाता हूँ बहुत ही प्यारे शब्दों में। देखिए, तो इसको मैं मिटा देता हूँ। ठीक है, चलो यहाँ मिटाते नहीं क्योंकि तुम्हें स्क्रीनशॉट भी लेना होता है। देखिए, तो ये हमने क्या बना दिया? पानीपत का मैदान बना दिया। क्या बना दिया? पानीपत का यहाँ तक। ठीक है, इतना। तो ये बन गया पानीपत का स्टेडियम। अब यहाँ पे क्या होगी? लड़ाई होगी। ठीक है, हमको चाहे सुबह हो चाहे शाम हो, वही लड़ाई झगड़े की बातें हैं ना। तो
ये हो गया पानीपत का मैदान। इस पानीपत के मैदान में जो बाबर की सेना होती है वो यहाँ पर होती है। कहाँ होती है? यहाँ पे बाबर की सेना होती है और यहाँ पे किसकी सेना होती है? इब्राहिम लोदी की। ठीक है, इब्राहिम। तो यहाँ पे इब्राहिम की सेना हो गई, मैंने बस बताया है तो आप लोग समझ जाना। ठीक है, तो यहाँ पे सेना हो जाती है इब्राहिम की लोदी की। ठीक है, चलिए अब देखिए बाबर क्या करता है, ये बताता है कि मेरे पास कितने सैनिक थे। मेरे पास मात्र 12,000 सैनिक थे। कितने सैनिक? 12,000 सैनिक। ठीक है, और उधर इब्राहिम लोदी के पास कितने सैनिक थे? 1 लाख से ज़्यादा सैनिक थे। कितने? 1 लाख प्लस इसके पास 1,000 हाथी भी थे, यानी कि 5 से 6 गुना सेना इसके पास ज़्यादा थी। अब बाबर क्या करता है? बाबर ये बात अच्छी तरह जानता था कि भैया ऐसे युद्ध लड़ा तो बहुत मार खाएंगे, उसके लिए किस चीज़ का इस्तेमाल करना है? तो उसके लिए दिमाग का इस्तेमाल करना है। ठीक है, क्योंकि युद्ध में जितना बाहुबल महत्वपूर्ण होता है उतना ही दिमाग भी क्या होता है? महत्वपूर्ण होता है। आप युद्ध कैसे लड़ रहे हैं, ठीक है, आप किस एंगल से युद्ध लड़ रहे हैं, ये सारी चीज़ें भी बहुत महत्वपूर्ण होती हैं युद्ध में। क्योंकि युद्ध में केवल ताकत ही ताकत काम नहीं आती। आप तोप के सामने भाग रहे हो बेवजह, उधर से तोप चली, आपका गोला बन गया। ठीक, तो हुआ क्या, बाबर ने यहाँ पर क्या किया? अपनी तोपों को जमा दिया। ठीक है, क्या किया? यहाँ पर अपनी तोपों को जो है वो जमा दिया और इसके आगे एक सेना जो है वो खड़ी कर दी। क्या खड़ी कर दी? एक सेना खड़ी कर दी। इसके बाद इसके द्वारा और क्या किया जाता है? एक जो सैनिक टुकड़ी है वो रिजर्व में रखी जाती है। किस में रखी जाती है? रिजर्व। आप लोग सुनते हो ना रिजर्व पुलिस लाइन, उसका अर्थ होता है उसमें ऐसे लोग शामिल होते हैं जो रिजर्व में होते हैं। ठीक है, तो रिजर्व क्या रखी जाती है? सेना रखी जाती है जो बाद में काम आ सके। ठीक है, ये ऐसी सेना होती थी जो डिफेंस भी लड़ती थी और आक्रामक भी लड़ती थी। ठीक है, आप लोग जब खेल खेलते हैं तो उसमें होता है कि भाई इनको डिफेंस करना है, बचाव करना है अपना, और एक होता है आक्रामक, तो उसमें क्या है? आक्रामक रवैया अपनाना पड़ता है। इधर से जो लोदी की सेना होती है वो इस प्रकार से एक ही जगह शामिल थी। इसके द्वारा जो अपनी सेना है उसका विभाजन कर दिया जाता है। इसकी एक सेना जो है वो यहाँ पे होती है और एक सेना जो है वो यहाँ पे होती है। ठीक है, अब इसके द्वारा क्या किया जाता है? एक सेना जो रिजर्व रखी जाती है, इसके अलावा एक सेना इसके द्वारा यहाँ पर भी रखी जाती है। समझना धीरे धीरे। ये यहाँ पर भी बाबर ने अपनी सेना रख दी, ये भी बाबर की सेना थी, और यहाँ पर मेरे कहने का अर्थ है इतनी सेना इतनी ज़्यादा नहीं थी, केवल 12,000 लोग, ये बताता है अपने। इस सेना को इसने क्या किया? 3-3, 4-4 हज़ार सैनिकों में विभाजित कर दिया। अब जैसे ही क्या होता है? आक्रमण होता है, युद्ध का ऐलान होता है, तो शंख बजता है और ये जो सेना होती है ये इसकी सेना की ओर क्या करती है? भागती है। और जब भागती है तो ये जो सैनिक आगे खड़े हुए थे, ये जो सैनिक आगे खड़े हुए थे, ये क्या करते हैं? इधर चले जाते हैं आधे सैनिक, और आधे सैनिक जो हैं वो इस साइड में चले जाते हैं। ठीक है, समझना ध्यान से। अब ये सेना क्या हुई? यहाँ से हट गई। ये सेना क्या हुई? यहाँ से हट गई। कहाँ चली गई? इधर पीछे चली जाती है। और ये जो इसके पास तोप थी, तो ये सेना क्या आ जाती है? यहाँ पे आ जाती है आगे। तो इस पर तोपें चलाना क्या कर दिया जाता है? शुरू कर दिया जाता है। ठीक है, क्या शुरू कर दिया जाता है? तोप चलाना शुरू कर दिया जाता है और तोपों से भारी तबाही होती है। जब ये युद्ध चल रहा था, तोपें चल रही थी, तो ये जो बाबर की सेना होती है ये घूम के कहाँ आ जाती है? यहाँ आ जाती है। ठीक है, कहाँ आ जाती है? यहाँ पे आ जाती है। ठीक है,
जब तोपों की लड़ाई चल रही थी उस दौरान, तो ये जो सेना है वो यहाँ पहुँच जाती है। कहाँ पहुँच जाती है? पीछे पहुँच जाती है, इसके पीछे। तो ये सेना घूम के कहाँ जाती है? यहाँ पे आ जाती है। ठीक है, अब ये जो सेना यहाँ पर होती है, ये सेना भी क्या कर लेती है? आगे बढ़ती है, और ये सेना भी क्या करती है? आगे बढ़ती है। तो ये जो लोदी की अब स्थिति थोड़ी देर बाद क्या बनने वाली है, देखिए स्थिति ये बनेगी कि ये जो सेना यहाँ पर लोदी की होती है, ये सेना कहाँ आ जाएगी? यहाँ बीच में आ जाएगी, और ये सेना भी आगे बढ़ के इधर यहाँ पे आ जाती है, और ये सेना भी इधर से यहाँ ऐसे घेरा डाल देती है, और ये जो सैनिक थे तोप चलने के बाद ये इधर से आक्रमण कर देते हैं वापस से, और इधर से ये भी सेना आक्रमण कर देती है। तो इस प्रकार स्थिति कुछ ऐसी बन जाएगी, और जब स्थिति ऐसी बन जाएगी तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि बीच में कितने सैनिक हैं, उन पर चारों ओर से घेर कर क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। और इस आक्रमण में किसकी हार होती है? लोदी की हार होती है। ठीक है, तो लोदी की क्या होती है? हार होती है, और लोदी हार जाता है। ठीक, अब देखिए जब लोदी की हार हो गई और लोदी हार जाता है, तो ये मैंने तुमको बताई थी तुलुगमा युद्ध पद्धति, जो तुमको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अगर फिर भी नहीं आई तो फिर बैक करो और फिर देख लो। चलिए, तो यहां पे क्या है? तुलुगमा युद्ध पद्धति का क्या किया जाता है? इस्तेमाल इसमें किया जाता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो क्या है, इस पद्धति को इसके द्वारा किससे सीखा था? इसने इस पद्धति को उज़्बेकों से सीखा था। किससे सीखा था? उज़्बेकों से सीखा था। तुमको क्या लिखना है कि तुलुगमा युद्ध पद्धति बाबर ने किससे सीखी थी? तो उज़्बेकों से इसने इस युद्ध पद्धति को सीखा था, और इसी युद्ध पद्धति के द्वारा ये युद्ध जीत जाता है, वरना ये युद्ध नहीं जीत पाता। ठीक है, तो इसने युद्ध पद्धति किससे जीती? तो इसने ये युद्ध पद्धति उज़्बेकों से जीतता है। ठीक है, अब देखिए एक पद्धति और होती है उस्मानी विधि। क्या बोलते हैं उसको? उस्मानी विधि। उस्मानी विधि का अर्थ क्या होता है? उस्मानी विधि का अर्थ ये होता है कि तोपें कैसे सजाई जाती हैं। ठीक है, तोपें सजाने का मतलब ये नहीं है कि उस पर रंग पेंटिंग कर दो, उनको रखने का तरीका जो होता है वो उस्मानी विधि के तहत आता है कि तुम्हारी तोप को कहाँ रखा जाए ताकि वो ज़्यादा मारक क्षमता पर साबित हो। आप लोगों ने देखा होगा जब किले या दुर्गों पे आप जाते हैं तो तोप जो है वो एक अच्छी लोकेशन पर रखी जाती है हमेशा। ठीक है, ताकि वो वहाँ से ज़्यादा असरदार साबित हो। अगर उसको ज़मीन पर रख दोगे तो वो एक लंबी मारक क्षमता नहीं कर पाएगी, इसलिए हमेशा उसको ऊंचाई पर रखा जाता है ताकि वो लंबी दूरी क्या कर सके? तय कर सके। तो इसी को बोलते हैं उस्मानी विधि। इसका अर्थ लिख लेना, तोप को सजाने की विधि। सजाने की विधि का मतलब ये नहीं है कि, ठीक है, सजाने की विधि का मतलब ये नहीं है कि उस पर पेंटिंग कर दो। ये सजाने का अर्थ होता है रखने से। ठीक, समझ आया? चलिए अब मैं इसको मिटाता हूं और देखिए आगे। अब देखिए आगे क्या होता है। महत्वपूर्ण बात हमने बता दिया कि तोप सजाने की क्या हो गई? विधि हो गई, उस्मानी विधि हो गई। अब देखिए सैनिकों की संख्या भी यहाँ पे तुमको लिख लेनी है अपनी कॉपी में। ये लिखनी है कि बाबर के पास जो सेना थी वो 12,000 होती है, और इब्राहिम लोदी के पास सेना जो थी वो 1 लाख होती है। कितनी होती है? 1 लाख होती है। इसके साथ उसके पास 1,000 हाथी भी थे। कितने? 1,000 हाथी। ठीक है, तो ये किसकी सेना थी? ये बाबर की सेना थी। और ये किसकी सेना थी? ये लोदी की सेना थी। ठीक, तो ये इनकी अलग अलग क्या हो गई? सेना हो गई। इसके बाद देखिए
महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके द्वारा तोप खाने का क्या किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। बाबर के द्वारा तोप खाने का प्रयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। ठीक है, पूछा जा सकता है कि किस युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया गया था, तो पानीपत के युद्ध में तोप खाने का प्रयोग किया जाता है। अब जब हमने बात की है तोप खाने की, तो आपको याद रखना है तोपची कौन था, उस्ताद अली कूची था। अब तोप उसके पास होगी तो तोप चलाने वाला होगा, कोई बैलगाड़ी चलाने वाला तो तोप चला नहीं सकता, तो तोपची कौन था, उस्ताद अली। ठीक है, उस्ताद अली, इसको कूची भी बोलते थे, उस्ताद अली कूची। ठीक है, वैसे उस्ताद अली ज़्यादातर इसका नाम क्या है, मिलता है। तो तोपची का नाम क्या हो गया, उस्ताद अली कूची हो गया। ठीक, अब आगे देखिए, एक और इसका सहयोगी होता है और उस सहयोगी का नाम था मुस्तफ़ा। क्या नाम था, उस सहयोगी का नाम होता है मुस्तफ़ा, सहयोगी के रूप में था। मुस्तफ़ा जो होता है वो सहयोगी के रूप में होता है। ठीक है, तो तोपची कौन था, उस्ताद या उस्ताद, वैसे कॉमन भाषा में क्या बोलते हैं, उस्ताद बोलते हैं उसको, उस्ताद। ठीक है, लेकिन कई जगह उस्ताद भी मिलता है, उस्ताद, उस्ताद। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ कॉमन भाषा में हमेशा उस्ताद जी बोलते हैं। तो उस्ताद अली कूची कौन था, तोपची था, और उसका सहायक का नाम क्या था, मुस्तफ़ा था। दोनों नामों को क्या रखना है, याद रखना है। ठीक है, चलिए अब देखिए, जब ये पानीपत के पहले युद्ध को जीत लेता है तो इसके द्वारा एक बात कही जाती है। क्या बात कही जाती है, कि अब काबुल की गरीबी नहीं रही। ठीक है, क्या बात कही जाती है, अब काबुल की गरीबी नहीं रही। इसने ये बात क्यों बोली, क्योंकि जब ये काबुल में था तो काबुल में केवल जो पैसा मिलता था वो टैक्स का मिलता था, इसके अलावा कोई पैसा नहीं मिलता था। ठीक है, और किसी प्रकार का पैसा इसको नहीं मिलता था। जैसा कि भारत है, भारत में इतने माध्यम हैं पैसा कमाने के लिए, ये माध्यम उस समय काबुल या फिर मुल्तान, कांदार, इन क्षेत्रों में नहीं थे। इसके अलावा देखिए, जब ये युद्ध जीत जाता है तो ये क्या करता है, प्रत्येक अपने साथ आए हुए व्यक्ति को क्या देता है, एक सोना नहीं चांदी, एक चांदी का क्या देता है, सिक्का देता है। ठीक है, इसने अपने सैनिकों को, ठीक है, इसके द्वारा क्या किया जाता है, अपने सैनिकों को चांदी के सिक्के, केवल सैनिक ही नहीं, जितने भी लोग इसके साथ वहाँ से आए थे वो सभी काबुल वासी थे। उसमें बहुत सारे उसमें कांदार के थे, बहुत सारे मुल्तान के थे, बहुत सारे अफगानी भी थे। तो इसलिए सैनिक मैंने यहाँ पे लिखा है, तो केवल सैनिक ही मत समझना कि सब जो फौज में थे। सैनिक का मतलब यह है कि उस समय जितने भी इसके साथ युद्ध में लड़ने आए थे, भले ही वो साथ में रोटी बनाने वाला हो, खाना बनाने वाला हो, पानी पिलाने वाला हो, घुड़सवार हो, सारथी हो, कोई भी हो। ठीक है, तो सैनिकों को चांदी के सिक्के वितरण किए। और जब इसने चांदी के सिक्के वितरण किए तो क्या कहलाया, कलंदर कहलाया। कलंदर का अर्थ होता है दान देने वाला। ठीक है, तो चांदी के सिक्के वितरण किए जिससे यह कलंदर कहलाया। तो समझ गया, आ गया
कलंदर का अर्थ क्या होता है? जो दान देता है। दान देने का मतलब ये नहीं कि आपने 100 रुपये दे दिया आप कलंदर हो गए, नहीं, कुछ ज़्यादा बड़ा दान दो, सोने चांदी, और वो भी बड़ी मात्रा में। तो जो लोग बड़ी मात्रा में दान करते हैं उन लोगों के साथ ये शब्द जोड़ा जाता है कलंदर। समझ आया? तो कलंदर की क्या उपाधि क्या कर ली जाती है, इसके द्वारा धारण कर ली जाती है। तो यहाँ तक उम्मीद है ये समझ में आया होगा। ठीक है, अब क्या है, ये सबसे पहले जब युद्ध जीत लेता है तो ये दिल्ली नहीं जाता, सबसे पहले ये गया कहाँ था, ये भी तो महत्वपूर्ण है। तो सबसे पहले ये बख्तियार काकी की दरगाह पर जाता है। ठीक है, किसकी दरगाह पर गया था? बख्तियार काकी की दरगाह पर गया था। तो नोट डाउन कीजिए, बाबर पानीपत की लड़ाई के बाद, पानीपत की लड़ाई के बाद बख्तियार काकी की दरगाह पर गया था। ठीक है, दरगाह पर गया था। नोट डाउन करना है कि बाबर पानीपत की लड़ाई के बाद बख्तियार काकी की दरगाह पर जियारत करने गया था। ठीक है, वहाँ जाता है, ये वहाँ रुकता भी है एक दिन, और उसके बाद ये जाता है निजामुद्दीन औलिया, नाम सुना ही होगा, क्या किसी ने नहीं सुना? निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है निजामुद्दीन औलिया की दरगाह पर। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि बाबर पानीपत की प्रथम लड़ाई के बाद किन दो धर्मगुरु या फिर किन दो संत या फिर किन दो मुस्लिम धर्मगुरुओं की दरगाह पर गया था? तो दोनों ही आपको याद रखने हैं, बख्तियार काकी और निजामुद्दीन औलिया, जिनको पूरा भारत जानता है। ठीक है, बताने की जरूरत नहीं है। अब देखिए इसके बाद क्या करता है, इसके बाद क्या दिल्ली जाता है? नहीं जाता। ठीक है, इसके बाद क्या करता है, देखिए मैं इसको मिटा देता हूं। इसके बाद क्या करेगा, इसके बाद ये अपना कैंप लगाएगा। क्या लगाएगा? कैंप लगाएगा। ठीक है, देखिए तो इसके बाद इसने अपना प्रथम कैंप कहाँ लगाया? तुगलकाबाद में लगाया। कहाँ लगाया? तुगलकाबाद। तुगलकाबाद। जब आप कभी दिल्ली जाओगे तो रास्ते में पड़ेगा तुगलकाबाद रेलवे स्टेशन। ठीक है, और यहाँ से क्या चलती हैं? शटल चलती हैं दिल्ली के लिए। ठीक है, मिनी शटल। तो तुगलकाबाद में क्या लगाया? तुगलकाबाद में अपना कैंप लगाता है। मैंने ये बात क्यों बताई है? इसलिए बताई है मैंने ये बात क्योंकि तुगलकाबाद के इस कैंप का बहुत ज़्यादा महत्व है। क्या महत्व है? यहीं पर हुमायूं ने बाबर को पहली बार कोहिनूर हीरा सौंपा था, इसलिए मैंने ये चीज़ दिखाई है। ठीक है, तो इसी जगह पर बाबर को हुमायूं ने कोहिनूर हीरा सौंपा था। हीरा सौंपा था। बाबर ने इसको अपने हाथ में लिया और हुमायूं को ये बोला कि बेटा कोहिनूर की कीमत कोहिनूर ही जानता है, मैं एक युद्ध लड़ने वाला योद्धा हूं, और इसको बाबर हुमायूं को दे देता है। ठीक है, मैंने तुमको जब बताया था कहाँ विजयनगर साम्राज्य के जब युद्ध अभियान चल रहे थे तो उसी दौरान मैंने तुमको इस बारे में उल्लेख किया था या नहीं किया था? जब तुगलक वंश की शुरुआत चल रही थी, तुगलक वंश तुगलकाबाद, तब इसका उल्लेख किया था आप लोगों ने, अगर वीडियो को ध्यान से देखा हो। ठीक है, ये हीरा जो है वो बहुत जगह घूमता रहता है। ये राजा पंजाब के शासक क्या किसके हाथों गया था? दिलीप के हाथों से कहाँ चला जाता है? अंग्रेजों के पास गया था। ठीक है, अगर कोई पूछ ले कि अंग्रेजों के हाथ कैसे लगा, तो पंजाब के शासक थे दिलीप, और दिलीप दे देता है किसको? अंग्रेजों को, और अंग्रेज दे देते हैं किसको? ब्रिटेन की महारानी को, और ब्रिटेन की महारानी ने इसको कहाँ रख दिया? अपने ताज में लगा दिया। और वो ताज कहाँ है? म्यूजियम में रखा हुआ है, इंग्लैंड। कभी इंग्लैंड जाओ तो देख लेना। ठीक है, तो यहीं पर क्या होता है, बाबर को हुमायूं क्या सौंपता है? हुमायूं ने कोहिनूर हीरा सौंपा, जिसे बाद में
बाबर ने कोई किसको लौटा दिया था, हुमायूं को लौटा दिया, ठीक है। उसके बाद ये शाहजहाँ के पास चला जाता है, शाहजहाँ इसको अपने उसमें लगा देता है, तख्त में लगा लेता है। तो ये सारी चीज़ें थी तुगलकाबाद की, में इसलिए बता दिया। इसके बाद क्या करता है, ये दिल्ली पहुंच जाता है, और दिल्ली पहुंचने के बाद दिल्ली के राज सिंहासन पर क्या है, बैठ जाता है, ठीक है। दिल्ली के राज सिंहासन पर बैठ जाता है। मैं तारीख बता देता हूँ, तिथि बता देता हूँ, 27 अप्रैल। क्या वार था क्या तिथि थी उस दिन, 27 अप्रैल, यानी कि 21 को युद्ध हुआ था। तो उसके कितने दिन बाद, 6 दिन के बाद दिल्ली की राजगद्दी पर बैठता है और बादशाह घोषित कर लेता है। 27 अप्रैल 1526 को अपने आप को बादशाह घोषित करता है। यहां पर मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी तुमको बताना चाहूंगा, तुम किसी को मत बताना, ठीक है। एक शब्द होता है राजा, एक शब्द होता है सुल्तान, एक शब्द होता है बादशाह, होता है ना। तो इन शब्दों का अर्थ क्या होता है, इन शब्दों का अर्थ होता है, देखिए, अगर किसी ने सुल्तान की उपाधि धारण की तो उसका अर्थ ये होता है कि वो अपने से ऊपर किसी और को मानता है, जैसे खलीफा को मानता है, वो खलीफा के आदेशों को मानता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने बादशाह की उपाधि धारण कर ली, उसका अर्थ यह है कि वो अल्लाह के बाद पृथ्वी पर दूसरा सबसे बड़ा कौन होता है, व्यक्ति होता है, ठीक है। वो बीच में किसी को नहीं मानता। लेकिन जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है, जिस शासक ने, तो वो किसको मानता है अपने से ऊपर, खलीफा को मानता है, ठीक है। जो अपने आप को क्या मानते थे, इस्लाम के धर्म के प्रवर्तक के रूप में मानते थे, खलीफा। तो ये दोनों का अर्थ होता है सुल्तान और बादशाह में। अगर जिस शासक ने सुल्तान की उपाधि धारण कर ली तो वो अल्लाह के बाद अपने आप को पृथ्वी पर उसका दूसरा सबसे बड़ा आदमी मानता है, उसके अलावा वो किसी को नहीं मानता। और जिसने सुल्तान की उपाधि धारण की है तो वो अपने से ऊपर खलीफा जैसे लोगों को, या उसके बाद अन्य जो लोग होते थे इस्लाम के, उनको मानता था, धर्मगुरुओं को मानता था, लेकिन बादशाह नहीं मानता। तो ये दोनों के बीच में अंतर होता है, आज आपको पता चल गया होगा, ठीक है। तो राजा शब्द जो है वो ज़्यादातर हिंदू शासकों के द्वारा धारण किया जाता था, लेकिन मुस्लिम शासक ज़्यादातर सुल्तान, बादशाह, यही दो शब्द जो है वो मुख्यतः क्या करते थे, इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो दोनों का मैंने डिफरेंट बता दिया है। सुल्तान अपने से ऊपर किसी को मानेगा, लेकिन बादशाह नहीं मानेगा। और बाबर के द्वारा बादशाही की क्या धारण की जाती है, उपाधि धारण की जाती है, ठीक है। अब देखिए, ये हो गया, दिल्ली का शासक भी बन गया, बादशाह की उपाधि धारण कर ली। लेकिन दिल्ली का रास्ता इतना आसान नहीं था कि दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया तो उसकी मौजी मौज हो गई, कोई मतलब ही नहीं रहा उसको, नहीं। बाबर के सामने नई चुनौती होती है, और वो चुनौती होती है राणा सांगा। राणा सांगा उस समय उत्तर भारत का सबसे ताकतवर सुल्तान होता है, और इधर इब्राहिम लोदी का भाई महमूद जो होता है वो भी जाके सांगा से मिल जाता है। इसके अलावा हसन खां मेवाती जो एकमात्र मुस्लिम सरदार होता है, वो भी सांगा की ओर से लड़ता है। तो यहाँ धर्म की बात बिल्कुल थी नहीं कि दो धर्मों के बीच में युद्ध हो रहा है, क्योंकि सांगा के साथ बाबर से ज़्यादा मुस्लिम सांगा की ओर से लड़ रहे थे, जिनमें इब्राहिम का भाई महमूद था, इधर हसन खां मेवाती था। इसके बाद जो अफगान के सरदार थे वो भी राणा के साथ होते हैं। इसके अलावा पूरा का पूरा राजपूत संघ भी सांगा के साथ खड़ा था। यहाँ पर इन दोनों के बीच टकराव की स्थिति जल्द ही बन जाती है। 1526 से आगे बढ़ते हैं 1527 की ओर, और दोनों के दोनों कहाँ पहुँच जाते हैं, खानवा के मैदान में पहुँच जाते हैं। खानवा कहाँ पड़ता है तो आप सभी को मालूम है, भरतपुर के अंतर्गत खानवा आता है, ठीक है। आप लोग यहाँ से जाइए कहाँ, भुसावर होते हुए, और उस क्षेत्र में जाओगे तो आपको खानवा का मैदान मिल जाएगा, ठीक है। तो इस मैदान में क्या होता है, सांगा और बाबर के बीच टकराव होती है। ये मैंने सारी बातें बोली हैं, लेकिन उससे पहले जो थ्योरी है वो भी आप एक बार समझ लीजिए, ठीक। इसको मिटाते हैं। अब पानीपत के युद्ध को हो गया। अगर पानीपत के युद्ध से संबंधित कोई बात पूछनी है, कोई कहानी सुननी है, तो मुझसे संपर्क करना, ठीक है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि इसके बाद क्या स्थिति बनती है खानवा के युद्ध में, ठीक है। खानवा का युद्ध, ठीक है। कौन सा युद्ध, खानवा का युद्ध। और तारीख तो आप लोग सभी लोगों को मालूम ही होगी, 16 मार्च 1500, एक साल के बाद ही हुआ था ना, तो इसलिए तिथि याद करने की जरूरत ही नहीं है,
1527, ठीक है। किसके बाद हुआ था? पानीपत के बाद हुआ। आपने पहले क्या किया? पहले आपने पानी पिया और पानी पी के खाया, इसलिए याद रखना है पानीपत के बाद खानवा। तिथि याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो 1526 और उसके बाद 1527 में क्या होता है? खानवा का युद्ध होता है, ठीक है। खानवा के युद्ध में क्या क्या चीज़ें महत्वपूर्ण हैं? तो किस किस के बीच होता है? ये बाबर और बरस सांगा के बीच में होता है, ठीक है। और इसमें किसकी हार होती है? सांगा की हार होती है। बाबर इस युद्ध को जीतता है। इसकी जो सेना है, ये बाबर खुद बताता है अपनी आत्मकथा में कि सांगा के पास 2 लाख सैनिक थे। कितने सैनिक थे? 2 लाख सैनिक होते हैं इसके पास। उसके अलावा पूरा राजपूत संघ इसके साथ था। मैं नाम बता रहा हूँ कुछ। राजपूत संघ इसके साथ था। इसके अलावा हसन खां मेवाती, हसन खां मेवाती, मेवाती शब्द से आप समझ जाइए अलवर वाला क्षेत्र पड़ता है ये। इसके अलावा महमूद लोदी भी इसके साथ था। तो ये महत्वपूर्ण सरदार, मुस्लिम सरदार थे जो सांगा की ओर से युद्ध लड़ रहे थे, ठीक है। तो एक बात यहाँ पे आती है कि बाबर ने खानवा के युद्ध में क्या नारा दिया था? इसने इसके बाद गाजी की उपाधि धारण की थी, इसको धर्म युद्ध बताया था, जिहाद का नारा दिया था। तो क्या इसमें जिहाद का नारा देना उचित था? क्योंकि आधी से ज़्यादा मुस्लिम सेना सांगा की ओर से लड़ रही थी, इधर बाबर भी लड़ रहा था। तो इतिहासकार कहते हैं कि यह जिहाद नहीं हो सकता, क्योंकि जिहाद हमेशा 2 धर्मों के बीच जब युद्ध होता है तो उसमें जिहाद युद्ध शब्द का मतलब होता है, लेकिन यहाँ दोनों तरफ मुसलमान थे, इसलिए इस युद्ध में जिहाद का कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अब देखिए, लेकिन यहाँ पर एक बात बता सकते हो कि युद्ध का जो नेतृत्व करता था वो हिंदू था और सांगा था, लेकिन इससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि यहाँ पर दोनों ओर मरने वाले मुस्लिम भी थे और हिंदू भी थे, ठीक है। तो इधर युद्ध होता है बाबर और सांगा के मध्य में। अब देखिए युद्ध होता है तो युद्ध करता, इसमें तुलगमा युद्ध पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। और इस बार मलिक कासिम और अलका 2 अलग लोग होते हैं। मैं दोनों के नाम फिर से बता रहा हूँ। अबे क्या हो गया इसमें? मलिक कासिम, मलिक कासिम और अलका, ठीक है। मलिक कासिम और अलका, ये 2 युद्ध में इस समय इस पद्धति का क्या करते हैं? इस्तेमाल करते हैं। और पानीपत के एक महत्वपूर्ण युद्ध में क्या, मैं एक चीज़ बताना भूल गया, वो वापस नोट डाउन कर लेना कि पानीपत के मैदान में ही इब्राहिम लोदी की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। और दिल्ली का एकमात्र ऐसा सुल्तान होता है जो युद्ध स्थल पर ही मारा जाता है। बाबर ने क्या किया था? इसको कुछ ईंट उठवाई आसपास से और वहीं के वहीं मैदान में क्या किया? इसको दफना दिया, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको याद रखना है कि दिल्ली का एकमात्र सुल्तान जो युद्ध स्तर पर मारा गया वो इब्राहिम लोदी ही होता है, ठीक है। तो इस बार कौन नेतृत्व कर रहे थे? तो इस बार तुलगमा पद्धति का नेतृत्व कर रहे थे मलिक कासिम और अलका। इस बार 2 नए लोग क्या कर रहे हैं? नेतृत्व कर रहे हैं। और इस युद्ध में बाबर ने किसकी संज्ञा दी थी? जिहाद युद्ध की संज्ञा दी थी। इसलिए नोट कर लेना कि बाबर ने खानवा के युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी। जिहाद किसको बोलते हैं? जब कोई धर्म युद्ध होता है तो उसमें जो मुस्लिम शासक होता है उसके द्वारा ये शब्द इस्तेमाल किया जाता है, जिहाद, ठीक है। तो किसकी संज्ञा दी थी बाबर ने इस युद्ध को? इस युद्ध को जिहाद की संज्ञा दी थी। इसलिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि बाबर के द्वारा किस युद्ध में जिहाद शब्द का इस्तेमाल किया गया था। और यहाँ पे याद रखना है कि युद्ध के बाद इसके द्वारा कौन सी उपाधि धारण की जाती है? गाजी की उपाधि धारण की जाती है। किसकी उपाधि धारण की जाती है? गाजी की उपाधि धारण की जाती है। गाजी का मतलब होता है धर्म योद्धा, ठीक है। जो व्यक्ति इस्लाम की ओर से युद्ध लड़ता है और जो काफिरों का नाश करता है वो व्यक्ति उपाधि धारण करता है किसकी? गाजी की, ठीक है। किसकी उपाधि धारण करता है? गाजी की उपाधि धारण करता है। मोहम्मद पैगंबर साहब जो थे उनके समय ये उपाधि दी गई थी। जो उनके साथ सेना में युद्ध लड़ रहे थे 10,000 से ज़्यादा लोग ऐसे थे जो मोहम्मद पैगंबर साहब के साथ युद्ध में थे, तो वो लोग क्या? गाजी कहलाते थे, ठीक है। गाजी का अर्थ होता है धर्म योद्धा। तो ये सारे पॉइंट थे। कल हम युद्ध कराएंगे आपका, ठीक है। पूरा खानवा का युद्ध होगा, उसके बाद घग्गर का युद्ध कराएंगे, बहुत सारे युद्ध कराएंगे क्योंकि हमारा काम यही है। तो मिलते हैं कल यानी कि नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय।